नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी और उपस्थित हूं मैं पारुल बंसल आपके साथ लेकर साहित्यिक खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, नामवर सिंह जी की है आज जयंती। मनोज शर्मा का निधन, टैगोर और इस्मत चुगताई की कहानी का मंचन, कथा रंग समारोह भली भांति संपन्न हुआ। सुनिए अब खबरें विस्तार से। आज हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक एवं विचारक नामवर सिंह जी की 98वीं जयंती है। यूं तो नामवर जी का वास्तविक जन्मदिन 28 जुलाई को पड़ता है, लेकिन प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 1 मई है और वह 1 मई को ही अपना जन्मदिन मनाते थे। नामवर जी के प्रिय शिष्य राम बख्श ने अपने गुरु की जयंती के मौके पर एक किताब संपादित की है। इस किताब का शीर्षक है मेरे लिए नामवर जी। यूं नामवर जी के जीवन काल में भी किताबें प्रकाशित हुई थी। उनके शिष्य जगदीश्वर चतुर्वेदी ने भी उन पर एक किताब लिखी थी और उन्हें भेंट भी की थी। इसी तरह वरिष्ठ कवित्री सुमन केसरी ने भी जेएनयू में नामवर सिंह नामक एक पुस्तक संपादित की थी। नामवर जी के निधन के बाद कुछ साल पहले की उनकी जीवनी भी अंकित नरवाल ने लिखी थी, जिसको लेकर हिंदी में काफी विवाद खड़े हुए थे। राम बख्श जी की यह किताब इस विलक्षण आलोचक को समझने में मदद करेगी, क्योंकि उनके बारे में कई तरीके की भ्रांतियां हैं। राम बख्श ने अपनी पुस्तक के बारे में कहा है कि इस किताब में उन लोगों के विचार हैं जिन्होंने नामवर जी से कुछ कुछ ग्रहण किया है, नौकरी, अध्ययन सामग्री या ज्ञान। पुस्तक का स्वर केवल प्रशंसात्मक नहीं है, उनका वस्तुगत मूल्यांकन भी है। उनका कहना है नामवर जी हिंदी के उत्सव धर्मी व्यक्तित्व के मालिक थे। जाहिर है कि उत्सव धर्मी लोगों का राज सत्ता से गहरा रिश्ता होता है। जहां तक उनके आलोचक रूप का प्रश्न है, वे रामविलास शर्मा से बेहतर आलोचक थे। वे स्वयं रामचंद्र शुक्ल के प्रशंसक थे, परंतु मुझे लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उनसे बेहतर आलोचक थे। सिद्धांत चिंतन में वे कुछ यूरोपीय आलोचकों के अलावा मुक्तिबोध के ऋणी थे। बहरहाल हिंदी के वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे। मेरे ही नहीं, संपूर्ण हिंदी समाज के वे श्रेष्ठ शिक्षक थे। जब मैं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, 4 वर्षों तक उनके जन्मदिन पर आयोजन करता था। उस आयोजन के वक्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। उनका कहना है कि नामवर जी पक्षपात करते थे, शुद्ध न्याय नहीं करते थे। पुस्तक में मैनेजर पांडे, निर्मला जैन, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, लक्ष्मण सिंह राठौर, SD कपूर, संजय कुमार आदि के लेख हैं। आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व 1 मई 1975 को हिंदी के प्रसिद्ध रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर ने प्रख्यात कथाकार निर्मल वर्मा की 3 कहानियों को मिलाकर 3 एकांत नामक नाटक का मंचन किया था और इस तरह कहानी के रंगमंच विधा की शुरुआत हुई थी। इस नई विधा के स्वर्ण महोत्सव अवसर पर 7 नाटकों का समारोह कथा रंग का कल समापन हुआ। इस अवसर पर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चित कहानी समाप्ति पर एक शानदार प्रस्तुति की गई, जिसमें एक स्त्री के विवाह के उपरांत जीवन के उतार चढ़ाव और पारिवारिक तनाव को बड़े ही कलात्मक ढंग से पेश किया गया। समारोह के बाद श्री अंकुर ने उद्बोधन में कहा कि अभिनेताओं को तभी रंगमंच करना चाहिए जब उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति हो और निर्देशक को चाहिए कि वह अपने कलाकारों को अधिक से अधिक स्पेस दे। उन्होंने कहानी के रंगमंच की 50 वर्ष की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अपने नाटकों में सेट, संगीत आदि का न्यूनतम इस्तेमाल किया और कई बार तो कोई सेट भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि अभिनेता ही नाटक के लिए काफी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समारोह के प्रारंभ में मुख्य अतिथि अशोक वाजपेयी ने द पोलैंड के मशहूर रंगकर्मी ग्रोटेवस्की का जिक्र किया, लेकिन पुअर थिएटर का मतलब यह नहीं कि रंगकर्मियों के पास संसाधन का अभाव है, बल्कि यह है कि उसमें नाटक के तामझाम का इस्तेमाल नहीं किया जाए। मेरी तो गोटोवस्की से कभी मुलाकात भी नहीं हुई, जबकि वह 2 माह दक्षिण भारत में रहा और उन्हें भी यह मालूम नहीं होगा कि उनकी तरह काम करने वाला भारत में भी कोई रंगकर्मी है। इस समारोह का उद्घाटन विजय पंडित की चर्चित कहानी जोगिया राग से हुआ और मन्नू भंडारी की कहानियों को मिलाकर प्रियदर्शन द्वारा लिखित नाटक बेटियां मन्नू की तथा उमाशंकर चौधरी की चर्चित कहानी अयोध्या बाबू सनक गए हैं का मंचन हुआ। इन नाटकों में अमिताभ श्रीवास्तव, निधि मिश्रा, अमित सक्सेना, मुक्ति गौरी आदि ने सुंदर अभिनय किया। मैलो रंग संभव रजा फाउंडेशन के सहयोग से यह नाटक हुआ। आज मजदूर दिवस के अवसर पर बांदा में एक साहित्यिक आयोजन भी किया गया। हिंदी की लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में श्रमिक समाज को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।
चर्चित कवित्री पूनम वासम आदि ने कविताएं सुनाई। मई दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर पूनम वासम द्वारा एकल काव्य पाठ डॉक्टर उमा राग, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने वक्तव्य पेश किया। आज शाम 5 बजे बेगुनाहगार औरतें, बंद दरवाजा और खिड़कियों पर, सबीहा रहमानी और श्रद्धा निगम द्वारा हार्पर क्लब बांद्रा में चर्चा की गई। हिंदी के वरिष्ठ कवि मनोज शर्मा का गत दिनों निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे तथा मुंबई के नाबार्ड में काम करते थे। वे जन संस्कृति मंच से जुड़े थे। जन संस्कृति मंच के कौशल किशोर की रिपोर्ट कवि मनोज शर्मा नहीं रहे। पिछले दिनों उन्होंने अपनी 2 किताबें भेजी थी। बात भी हुई थी। वे बैंक में थे, वहीं से सेवानिवृत्त हुए। जम्मू उनकी कर्मभूमि थी। जन संस्कृति मंच से जुड़े थे। लखनऊ में जन संस्कृति मंच की ओर से उनके कविता पाठ का कार्यक्रम सेतु निगम के सभागार में हुआ था। उनका जन्म 24 अगस्त 1961 को हुआ था। लेखन की शुरुआत 1980 में हुई। वे प्रतिबद्ध रचनाकार रहे हैं, सजग और संवेदनशील। 7 कविता संग्रह हैं इस प्रकार: यथार्थ के घेरे में, यकीन मानो मैं आऊंगा, बीता लौटता है, ऐसे समय में, मील पत्थर बुला रहा, आवाज की खनक और समकाल की आवाज चयनित कविताएं। प्रसिद्ध आलोचक विजय कुमार ने लिखा है, मनोज शर्मा का अप्रत्याशित रूप से इस तरह से चले जाना सभी मित्रों को गहरे तक उदास कर गया है। किसी का इस तरह केवल एक स्मृति बन जाना, कितनी कितनी पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। कागजों में 10 वर्ष पहले उन्हें लिखा यह पत्र मिला। 23 जनवरी 2015 को लिखा, प्रिय भाई मनोज शर्मा जी, समय से होकर गुजरने का यह एहसास आपकी कविताओं में भरपूर है। गहरा, डूबा हुआ, बेचैन, निष्कलुष और किसी सामंजस्य की खोज करता हुआ मैं इस शहर में दैनिक यात्राओं में आपकी कविताएं पढ़ता रहा। बस और रेल के कई टिकट इन कविताओं के पन्नों के बीच थी। बहुत कुछ आपकी कविताओं में यूं ही औचक और अनौपचारिक है, अकस्मात है। उसका एक आनंद, उसकी एक सघनता आप महसूस कर सकते हैं। पंक्ति दर पंक्ति हर जगह एक विचार यात्रा है, बिंब है, यादें हैं, तकलीफ, खुशियां और उदासियां हैं, स्वप्न और इच्छाएं हैं। इन सबका एक भरा पूरा संसार है। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आप में एक बुनियादी जीवन रोमांस और सहजता है और एक आवेग है। यह बहुत भला लगता है। इसकी औपचारिक व्याख्या बहुत मुश्किल है। कविता जैसी चीज को डिकोड करना हमेशा संभव नहीं होता और शायद जरूरी भी नहीं। बस हम अपनों को खुला छोड़ सकें, उसके साथ रमें और वह हमें अपने साथ बहा ले चले, यह बहुत अच्छा एहसास है। मुझे आपकी इन कविताओं को पढ़ना सचमुच बहुत अच्छा लगा, ताजगी से भर गया। बस आप इसी तरह अपनी सृजनात्मकता का विकास करते रहें। शुक्रिया, विजय कुमार। युवा कवि कमलजीत चौधरी के शब्दों में मनोज शर्मा की कविताओं में कहीं कहीं रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी की अंतर्ध्वनियां भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इस प्रकार के स्कूल के कवि नहीं हैं। दरअसल वे अपने इन प्रिय कवियों को चौराहे पर फूल भेजते हुए पगडंडियों और जंगलों की ओर बढ़ जाते हैं। वे कभी भी तथाकथित मुख्य धारा के कवि नहीं रहे। वे उन कवियों में से तो एकदम अलग ठहरते हैं जिन्होंने पाठकों से अधिक आलोचकों, संपादकों, प्रकाशकों को अभिभूत किया। इन्होंने आतंकवाद के घिनौनेपन, आदिवासियों के अधिकारों, कश्मीरी पंडितों के त्रासद विस्थापन, जम्मू के जननायकों, स्त्री जीवन की संवेदना, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, दोस्ती, आवारगी, अकेलेपन आदि पर मार्मिक कविताएं लिखी हैं। लगभग 80 साल पहले उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई ने अपनी कहानी घरवाली में मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को प्रभावशाली ढंग से उकेरा था, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत लगती हैं। अभिनेता अजय रोहिल्ला ने गत दिनों इस कहानी की नाट्य प्रस्तुति मुंबई में मीरा रोड मुक्ति मंच हरकत स्टूडियो में की, जो बहुत सराही गई। अब इस प्रस्तुति को दिल्ली के दर्शक भी देख पाएंगे। मई रंग परिवर्तन गुरुग्राम और 26 मई LTG दिल्ली में उनका यह नाट्य मंचन होगा। फिर मेरठ और उसके बाद नैनीताल में मई के आखिर और जून के पहले सप्ताह में इस नाट्य मंचन को दर्शक वहां भी देख पाएंगे। स्पीक मैके के संस्थापक किरण सेठ को पिछले दिनों नाट्य रक्षा संस्था की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। IIT दिल्ली के एमिरेट्स प्रोफेसर किरण सेठ ने आज से 48 वर्ष पूर्व इस संस्था की स्थापना की थी, जिसने देश में संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार में एक पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया। इस संस्था ने स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में छात्रों के बीच संगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाया है। इतना ही नहीं, भारत से बाहर इस देश में भी स्पीक मैके के चैप्टर खुल गए हैं और वहां आयोजन कर रहा है। इतना ही नहीं, देश के 250 जिलों के दूर दराज इलाकों के स्कूलों में भी यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दिल्ली के नेहरू पार्क में प्रभा संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी यह संस्था करती है। हैदराबाद में स्पीक मैके 25 मई को 10वां अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
देश के जाने माने साहित्यकारों और आलोचकों ने प्रख्यात लेखिका एवं विदुषी निर्मला जैन को आज दिल्ली में याद किया और हिंदी साहित्य में उनके योगदान को रेखांकित किया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक, सचिव के श्रीनिवास राव, वरिष्ठ आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रसिद्ध व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय, वरिष्ठ कवि दिव्य रमेश, अकादमी के पूर्व उप सचिव रंजीत साहा, चर्चित आलोचक रेखा सेठी, वरिष्ठ आलोचक विनोद तिवारी, प्रसिद्ध आलोचक रामेश्वर रॉय, नव जागरण विशेषज्ञ गरिमा श्रीवास्तव आदि ने साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में श्रीमती जैन को याद किया। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने उन्हें ऐसे आलोचक के रूप में याद किया जिनकी संख्या अब तेजी से घटती जा रही है। उनका गहरा ज्ञान और फेमिनिज्म केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए था। हिंदू कॉलेज से रिटायर श्री रामेश्वर राय ने उनको अपने गुरु के रूप में याद करते हुए कहा कि उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपने तरीके से बेहतर काम किया, अतः उनकी आलोचना में हम नैतिक तंतु की खोज को चिन्हित कर सकते हैं। जेएनयू में प्रोफेसर सुश्री गरिमा श्रीवास्तव ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे जेंडर न्यूट्रल थी और उन्होंने अपनी मेहनत से अपने ऊपर लगाए गए विभिन्न आरोपों को खंडित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक विनोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने आलोचना कर्म की नई पद्धति विकसित की, उन्होंने स्त्री विमर्श को ताकत बनाया, ढाल नहीं। आईपी कॉलेज में प्रोफेसर एवं आलोचक रेखा सेठी ने उनके आत्मीय अनुभव याद करते हुए कहा कि वे सच्ची गुरु थी और अपने विद्यार्थियों को ठोक पीट कर तैयार करने के साथ ही उनका सहारा भी बनती थी। उन्होंने अपनी साफ दृष्टि के लिए समाज की कोई परवाह नहीं की। वरिष्ठ कवि दिव्य रमेश ने भी उन्हें अभिभावक और संरक्षक के रूप में याद करते हुए कहा कि वे केवल श्रेष्ठ आलोचक ही नहीं बल्कि संपादक के रूप में भी श्रेष्ठ थी। उनकी बेबाक और दो टूक बात रखने की शैली अब दुर्लभ है। मुंबई के नेहरू सेंटर में पिछले दिनों तवाइफ और नौटंकी के कलाकारों और आज के कलाकारों पर आधारित नाटक बंदिश का मंचन किया गया। चर्चित कवि अनूप सेठी की रिपोर्ट के अनुसार यह नाटक हिंदी के प्रख्यात कवि पूर्वा नरेश का लिखा हुआ है और उन्होंने ही इसका निर्देशन किया है। प्रायः पूर्वा के नाटक संगीत प्रधान होते हैं। कह सकते हैं कि संगीत उनके नाटकों का स्थायी भाव होता है। इस नाटक की तो विषय वस्तु भी संगीत से जुड़ी हुई है। बदलते समय के साथ बदलते संगीत सागर की दास्तान इस नाटक में कही गई है। दास्तान के बहाने नाटक में इस तरह का विमर्श चलता है कि संगीत और कलाकारों पर किस किस तरह की बंदिशें लगती आई हैं। एक जमाने में तवाइफें या कोठेवालियां संगीत का परचम फहरा रही थीं। राजाओं रजवाड़ों का प्रश्रय उन्हें प्राप्त था। धीरे धीरे उनका ओज मंद पड़ गया, उनकी सामाजिक हैसियत कम हो गई, माली हालत भी खस्ता हो गई। इस तरह नौटंकी कलाकार जनता में लोकप्रिय तो बहुत थे, लेकिन शुचितावादी सोच उन्हें सम्मान नहीं देती। समाज में नौटंकी कलाकारों को अच्छा नहीं माना जाता था। आकाशवाणी जैसा सरकारी महकमा भी शायद इसी तरह की शुचितावादी सोच से प्रभावित होकर तवाइफों के गायन पर रोक लगा चुका है। एक जमाने में हारमोनियम पर भी बंदिश लगाई गई थी। सभी कलाकार अभिनय करने के साथ साथ गाने में भी माहिर हैं, लेकिन जहां ठहर कर या लंबे समय तक ठुमरी, दादरा या शास्त्रीय गायन करना होता है, वहां एक अन्य प्रशिक्षित गायिका मंच संभाल लेती है। पुराने जमाने को दिखाते हुए आजादी की लड़ाई में गायिकाओं के योगदान के बहाने कलाकारों के सामाजिक सरोकारों को भी दर्शाया गया है। नाटक का यह प्रदर्शन आदित्य बिरला सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से आयोजित था। संगीत शुभा मुद्गल का तैयार किया हुआ था। मंच पर तबले और हारमोनियम पर पूर्व जागड़ और वरुण गुप्ता थे। सभी कलाकारों ने नाटक को एक यादगार पेशकश में बदल दिया। गत दिनों साहित्य अकादमी सभागार में चर्चित कवि संध्या नवोदिता को 18वें शीला सिद्धांतकर स्मृति कविता सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें प्रतीक चिन्ह और 21,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी की अध्यक्षता में शिव मंगल सिद्धांतकर, ज्योतिष जोशी और ज्ञानचंद बागड़ी ने इस सम्मान का निर्णय लिया था। समारोह के आरंभ में स्वर्गीय शीला सिद्धांतकर पर बने वृत्त चित्र को दिखाया गया, जिसमें उनके जीवन और सजन यात्रा के विभिन्न पड़ावों से परिचय हुआ। इसके बाद आरंभिक वक्तव्य में शिव मंगल सिद्धांतकर ने लेखकों से सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध लेखन की बात उठाई। सम्मानित कवि संध्या ने अपने वक्तव्य में शीला सिद्धांतकर की कविताओं और जीवन संघर्षों को याद किया और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कविता को जीवन मर्म की संज्ञा दी और कहा कि वे अपनी रचनाओं को जिम्मेदारी के साथ निभाने की चेष्टा करती हैं। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर पर लिखी भारत के आंसू शीर्षक कविता का पाठ किया, जो हाल की दुखद घटना से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अन्य चर्चित कविताओं का पाठ भी किया। समिति के सचिव ज्योतिष जोशी ने अनुशंसा पत्र का वाचन किया। मुख्य अतिथि इतिहासकार उमा चक्रवर्ती ने कविता और इतिहास पर बात करते हुए दोनों की प्रासंगिकता के सूत्रों का विश्लेषण किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नारायण कुमार ने शीला सिद्धांतकर के जीवटता और सृजन पर बात की। साथ ही कविताओं की चर्चा के क्रम में सम्मानित कवि की रचना धर्मिता की सराहना भी की। इस अवसर पर देशज समकालीन पत्रिका का लोकार्पण भी हुआ, जिसके बाद संपादक आशुतोष राय सहित अन्य कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। चुप्पी प्रेम की भाषा है काव्य संग्रह का लोकार्पण और परिचर्चा युवा कवित्री रंजीता सिंह फलक के नए कविता संग्रह चुप्पी प्रेम की भाषा है का गत दिनों गुलूपा कानपुर में लोकार्पण हुआ और किताब पर चर्चा हुई। जनवादी लेखक संघ कानपुर इकाई द्वारा आयोजित अड्डा पत्रकारपुरम में आयोजन किया गया और पूनम भार्गव, जाकिर, रमाशंकर सिंह, आनंद शुक्ल, पंकज चतुर्वेदी ने अपने वक्तव्य दिए। रंजीता सिंह फलक ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में ये कहा कि हर किताब लेखक की आत्मकथा नहीं होती, वह उसके अवचेतन में उपस्थित ढेर सारे अन्य लोगों की भी कहानी होती है, जिसके साथ कवि की संवेदना गहरे स्तर पर जुड़ी हो। प्रतिरोध और क्रांति सिर्फ कविताओं में ना हो, किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए लिखने के साथ साथ कवि के निजी जीवन में भी इन मूल्यों का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, वरना ये कविताएं अनुभवहीन और कच्ची साबित होंगी। कार्यक्रम में शहर के कवि, लेखक, रंगकर्मी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से लेखक प्रेमवत, अनिता मिश्र, मृदुला शुक्ला, वीरू सोनकर आदि रहे। आयोजन में इस संग्रह की कुछ कविताओं का पाठ भी हुआ। हिंदू उर्दू के दो आप कहे जाने वाले जानकी प्रसाद शर्मा पर बनारस से प्रकाशित होने वाली आर्यकल्प का सुंदर अंक निकला है। इसके प्रधान संपादक लोलार द्विवेदी हैं। इस अंक का संपादन हरियश राय और महेश दर्पण ने किया है। इस अंक के माध्यम से जानकी प्रसाद शर्मा का एक मुकम्मल व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। इस अंक में विश्वनाथ त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, विजय बहादुर सिंह, लीलाधर मंडलोई, संतोष चौबे, विभूति नारायण राय, अजय कुमार, आनंद प्रकाश, इब्बार रब्बी, मधुरेश, राजकुमार शर्मा, प्रियदर्शन, कुलदीप कुमार, शंकर, स्मृति शुक्ल, प्रज्ञा, फिरोज शानी, हरिसुमन बिष्ट, राकेश रेणु जैसे कई लेखकों ने जानकी प्रसाद शर्मा की